वो अच्छे दिनों का राजा कहलाता था। वो घोड़ों की रेस कराता, बाजी लगाता। उसकी अपनी क्रिकेट टीम थी और वो F1 की फर्राटा रेस में भी कार दौड़वाता था। धन और ऐश्वर्य उसकी कनीजें कहलाती थी। उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती। उसके साथ सुंदरियां ऐसी चिपकी रहती थीं, जैसे शहद के साथ मधुमक्खियां चिपकी रहती हैं। वो जमीन पर ही नहीं, हवा और पानी में भी रंगारंग पार्टियां करता था। वो अपने मेहमानों को कई देशों का खाना खिलाता और उम्दा क्वालिटी की शराब परोसता। दुनिया भर की सुंदरियां उसके कैलेंडर पर छपने के लिए तरसती थीं। उसके कैलेंडर की लॉन्च पार्टी का न्योता रईसी का इनोवेशन माना जाता। फिर एक दिन पता चला कि अच्छे दिनों का राजा कंगाल हो गया है। वो कर्ज नहीं चुका पा रहा और महाजन उसके पीछे पड़े हैं। उसके लिए काम करने वाले कर्मचारी सड़कों पर उतरकर वेतन मांग रहे थे और सरकार की पेशानी पर पसीना छलक रहा था। लेकिन इतने पर भी उसकी रईसी में कोई कमी नहीं आई। वो 60 साल का हुआ तो भी उसके ठाठ देखने लायक थे। माथे पर 9,000 करोड़ का कर्ज होने पर भी उसने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर्स बुलाए और गोवा के अपने विला में सैकड़ों वीआईपी मेहमानों को रंगारंग पार्टी दी। उसकी पार्टी की तस्वीरें देखकर रिजर्व बैंक के तब के गवर्नर रघुराम राजन को भी कहना पड़ा था कि करोड़ों का कर्जा लेकर जो ऐसी पार्टियां कर रहा हो, वो देश की जनता का मजाक बना रहा है। फिर एक दिन वो लापता हो गया। अपना सारा सामान समेटकर उसने कर्ज देने वाले बैंकों को बाय बाय बोल दिया। दावा है कि वो देश के वित्त मंत्री को बताकर निकला था कि वो जा रहा है। उसके नाम से निकला लुकआउट नोटिस भी उसे नहीं रोक पाया और दिल्ली से लंदन पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वो अपने घर आ गया है। 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस ठग ऑफ हिंदुस्तान को वापस भारत लाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन यह ठग कानून के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। बैंकों को कंगाल कर गया विजय विट्ठल माल्या अब खुद को किंग ऑफ बैड टाइम्स कहता है, लेकिन ना तो उसके ठाठ कम हुए हैं, ना ही उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है। विजय विट्ठल माल्या खानदानी रईस था। हिंदुस्तान में दारू बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी उसे बपौती में मिली थी, जिसे उसने और कामयाब बनाया। वो ठग कैसे बना और भारतीय बैंकों को चूना लगाकर फरार कैसे हो गया, ये समझने के लिए 13 साल पीछे चलना होगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप यानी यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने 2005 में एयरलाइन सेक्टर में उतरने का ऐलान किया और अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे पर उसे नई कंपनी का तोहफा दिया। यूबी ग्रुप में उन दिनों स्पिरिट और बियर से लेकर केमिकल, फर्टिलाइजर, पेंट, न्यूज़पेपर और फिल्मी मैगजीन्स के बिजनेस थे।
माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइंस कंपनी बनाई, जिसमें यात्रियों को नए तरह का एक्सपीरियंस देने का वायदा किया गया। माल्या ने 70 हवाई जहाजों का बेड़ा बनाया और पेरिस से इंटरनेशनल एयर शो में एक साथ 50 एयरबस खरीदने का ऐलान किया। वो माल्या के अच्छे दिन थे। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तेज थी और कयास लगाए जा रहे थे कि भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। पहले 2 साल किंगफिशर के बेहतरीन रहे। कंपनी ने मुनाफा भी कमाया और 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने 550 करोड़ में एयर डेक्कन का सौदा कर लिया। लेकिन माल्या ने इस धंधे में अपना खानदानी पैसा नहीं लगाया था। किंगफिशर एयरलाइंस में लगा पैसा कर्ज का था, जिसे 17 बैंकों से लिया गया था। इस कर्ज पर ब्याज की रकम भी अच्छी खासी थी। खुद माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से 33 करोड़ 40 लाख रुपए की सालाना सैलरी लेता था। कंपनी की दूसरी शाख खर्ची भी कम नहीं थी। 2008-2009 की मंदी में हालात बदलने लगे। मुनाफा घाटे में बदल गया और कंपनी कर्जदारों का ब्याज चुकाने में भी नाकाम होने लगी। 2008 में तेल के दाम बढ़ने से किंगफिशर को 934 करोड़ का घाटा हुआ, जिसके लिए कर्ज लिया गया। 2009 आते आते कर्ज बढ़कर 5,665 करोड़ हो गया, जो ब्याज के साथ 7,000 करोड़ को पार कर गया। इस ठग ने आईडीबीआई बैंक को चूना लगाया। उसने किंगफिशर के कर्मचारियों को सैलरी देने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए 861 करोड़ रुपए का लोन मांगा। कंपनी के खाते में कुछ नहीं बचा था। लोन सारे एसेट से ज्यादा हो चुके थे। इसलिए कर्ज लेने के लिए माल्या ने बैंक अफसरों को 16 करोड़ की रिश्वत दी। लोन के पैसे मिले तो माल्या ने उसे किंगफिशर में नहीं लगाया, बल्कि खोखा कंपनियों की मदद से उसने उस पैसे को यूरोप के खातों में पहुंचा दिया, जहां इस पैसे से F1 रेस कराई गई। दो 2010 में विजय माल्या राज्यसभा के सदस्य बनकर संसद पहुंच गया। उधर किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने सैलरी के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया और सरकार के हाथ पैर फूलने लगे। किंगफिशर की डूबती साख से सरकार को अपनी साख पर पट्टा लगता दिखा। कंपनी को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर कोशिश हुई। खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐलान किया था कि सरकार एविएशन सेक्टर को डूबने नहीं देगी। सरकार और आरबीआई के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की। रिस्ट्रक्चरिंग माने लोन चुकाने की शर्तें और उसका शेड्यूल बदला गया। माल्या ने 4,000 करोड़ का बताकर किंगफिशर का ब्रांड गिरवी रखा। किंगफिशर को बचाने की कोई कोशिश काम नहीं आई। 2011 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हो गया और कंपनी बंद हो गई। तब से कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है। माल्या भाग चुका है और बैंकों को किंगफिशर एयरलाइंस को दिए सारे कर्ज एनपीए में डालने पड़े हैं। कर्ज वसूली का आलम यह है कि माल्या ने किंगफिशर के जिस ब्रांड को 4,000 करोड़ रुपए का बताकर लोन लिया था, उससे बैंकों को एक पैसे की भी रिकवरी नहीं हुई। इस ब्रांड की नीलामी के लिए बैंकों ने 330 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रखी थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। गोवा में माल्या का किंगफिशर विला 3 बार की नाकाम नीलामी के बाद किसी तरह 73 करोड़ में बिक गया। गोवा में ही बना किंगफिशर हाउस 5 दौर की नीलामी में भी नहीं बिका है। इसे 150 करोड़ का बताकर कर्ज लिया गया था, लेकिन नीलामी में खरीदारों के लाले पड़ गए। किंगफिशर हाउस की रिजर्व कीमत 5 बार कम हो चुकी है।
लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। सरकारी एजेंसियों का दावा है कि इस ठग की 9,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसके कब्जे में है, लेकिन उन संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है और कानूनी दांव पेच इतने ज्यादा हैं कि बैंकों को कुछ भी मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाला माल्या हर बार इसी तरह दिखता है, धुएं के छल्ले उड़ाता हुआ, बेफिक्र, बेलौस। इस ठग ने बैंकों को अकेले चूना लगाया हो ऐसा नहीं है। उसके साथ ठगों की एक पूरी टोली है जो कदम कदम पर उसके लिए रास्ता बनाती रही, उसकी मुश्किलें आसान करती रही। किसी नौकरी पेशा को 20-25 लाख रुपए का होम लोन देने से पहले 36 तरह के पेपर चेक करने वाले बैंक के अफसरों ने माल्या की कंपनी के खाते चेक किए बगैर सैकड़ों हजारों करोड़ों के लोन क्यों दे दिए? ये एक बड़ा सवाल है। माल्या कैसे भागा? इस सवाल पर खूब सियासी तलवारें चमक चुकी हैं। देखना ये भी होगा कि माल्या को लोन कैसे मिलते रहे। विजय माल्या की कंपनियों को पहली बार सितंबर 2004 में लोन दिया गया था, जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी। इस लोन की फरवरी 2008 में समीक्षा की गई और 2009 में 8,040 करोड़ के लोन को एनपीए में डाला गया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसे लोन जो डूब गए और जिनको वसूला नहीं जा सकता। माल्या के खिलाफ दायर चार्जशीट के मुताबिक साल 2009 में उसने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ के लोन ले लिए। किंगफिशर एयरलाइंस ने आईडीबीआई से लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए, जिनको जांचा भी नहीं गया। 861 करोड़ के लोन को माल्या ने किंगफिशर में नहीं लगाया, बल्कि फर्जी कंपनियों के जरिए उसे यूरोप के खातों में ट्रांसफर कर दिया। साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने विजय माल्या के लोन को रीस्ट्रक्चर करके उसे सहूलियतें भी दी, लेकिन माल्या ने एक पैसे नहीं चुकाए। Private sector airlines have to be managed efficiently, but if they do get into difficulties, we have to find ways and means to help them to get out of the process. जिन दिनों किंगफिशर के कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए सड़क पर थे और बैंकों के अफसर लोन वसूलने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, उन दिनों भी माल्या पार्टियां करने में व्यस्त था। वो आईपीएल में अपनी टीम को चीयर करता, नाइट पार्टीज करता और संसद सत्र के दिनों में सांसद बनकर सत्ता के गलियारों में घूमता। हिंदुस्तान के इस ठग का लंदन भाग जाने की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। लोन डिफॉल्ट केस में 3 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 1 मार्च 2016 को माल्या संसद भवन में दिखा था। माल्या के नाम लुकआउट नोटिस जारी था और सारे एयरपोर्ट सतर्क थे, लेकिन 3 मार्च 2016 को तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या एक दिन पहले ही यानी 2 मार्च 2016 को ही देश छोड़कर जा चुका है। विजय माल्या ने अपनी महिला मित्र के साथ जेट एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट 9W122 पकड़ी थी। कहा जाता है कि वो 55 सूटकेस के साथ लंदन गया था। Malia was able to leave because the lookout notice in his name originally issued by CBI said that he should be stopped from going abroad, and subsequently on 24th October 2015
it was diluted to say it should only be reported that he has left abroad. 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेकर घी पी रहा विजय माल्या लुकआउट नोटिस होने के बाद भी 55 सूटकेस लेकर कैसे लंदन भाग गया, ये भी कम हैरानी की बात नहीं। आज तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि विजय माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टैक्ट्स के जरिए सिस्टम में वो जुगाड़ बना लिया था जिससे वो लंदन निकल सके। सीबीआई ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को 16 अक्टूबर 2015 को लुकआउट नोटिस जारी किया था। ऐसा लुकआउट नोटिस होने पर भी किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही पूछताछ और हिरासत हो सकती है, लेकिन करीब एक महीने बाद 24 नवंबर 2015 को इस लुकआउट नोटिस में संशोधन कर दिया गया। नए लुकआउट नोटिस के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारियों को माल्या के बारे में सीबीआई को सिर्फ सूचना देनी थी, यानी सिर्फ सीबीआई को ये बताना था कि माल्या कहां जा रहा है। उस वक्त सीबीआई के डायरेक्टर अनिल सिन्हा थे, जो दिसंबर 2016 में रिटायर हुए। लुकआउट नोटिस में बदलाव के बाद माल्या विदेश आता जाता रहा। लंदन भागने से पहले वो 2 बार विदेश गया और वापस आया। 1 दिसंबर 2015 को वो विदेश गया और 7 दिसंबर 2015 को लौट आया। 23 दिसंबर 2015 को वो फिर विदेश गया और 2 फरवरी 2016 को लौट आया। लेकिन 2 मार्च 2016 को वो देश छोड़कर गया तो आज तक नहीं लौटा। भारत भेजे जाने के डर से माल्या कई तरकीबें अपना चुका है। वो लंदन में महंगे वकील हायर करके मुकदमा लड़ रहा है। मुकदमा लड़ने के लिए भी वो ब्रिटेन की सरकार से ये कहकर पैसे लेता है कि उसकी संपत्ति सीज की है और उसे न्याय पाने के हक से बेदखल नहीं किया जा सकता। उसने लंदन में भारतीय जेलों की दुर्दशा का बखान भी किया और वहां बीमार पड़ जाने का खतरा जता चुका है। लेकिन ये सारी तरकीबें अब बेकार हो चुकी हैं। 10 दिसंबर को माल्या के प्रत्यर्पण पर लंदन की अदालत का फैसला आने वाला है।